बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और आपके इस सब्जेक्ट ऑफ क्राइसिस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की स्टडी को ना खाली इंजॉय कर रहा हूँ बल्कि डेली बेसिस पे इसमें मुझे जो भी नई नई चीज़ें मिल रही हैं, नई नई चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो रही हैं। मैंने आपके लिए डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स को अपने लिए रीड आउट करके आपके लिए जो तमाम चीज़ें कलेक्ट की थी, मैं आपको प्रीवियस 15 लेक्चर्स तक A to Z क्राइसिस मैनेजमेंट के हवाले से जो जो अहम चीज़ें हैं वो कंप्लीट करा चुका हूँ। आज के लेक्चर नंबर 16 में हमारा फोकस जो कि सब्जेक्ट ऑफ क्राइसिस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, जो कि मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया कि इस सब्जेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड क्राइसिस मैनेजमेंट को हमने दो मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले कंपोनेंट में हम क्राइसिस मैनेजमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं। सेकंड कंपोनेंट जो हमारा स्टार्ट होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से, उसमें हम स्पेसिफिकली कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के हवाले से बात करेंगे। हमने अपने पहले 15 लेक्चर्स में आज से पहले तक जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट के हवाले से तमाम मेन कंपोनेंट्स तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर चुके हुए हैं। ये जो आज का लेक्चर नंबर 16 है, इसमें मैं आपके लिए जो मैंने डिज़ाइन किया है, जो भी समरी है, हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट में स्टडी किए हैं। उन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट को आज मैं आपके साथ री-स्टडी करूँगा, क्योंकि आज के लेक्चर नंबर 16 में हमने क्राइसिस मैनेजमेंट के कंपोनेंट की स्टडी को कंप्लीट कर लेना है और नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर 17 से ऑनवर्ड लेक्चर 32 या हमारे लास्ट लेक्चर तक हमारी जो डिस्कशन का फोकस होगा वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की जस्टिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन, उसके की फीचर्स, उसके की कंपोनेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस, उस प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एसोसिएटेड और रेलिवेंट हैं, उन तमाम एरियाज़ में हम इंशाल्लाह हमारे अपकमिंग 16 लेक्चर्स में बात करेंगे। उसका जो हमारे अपकमिंग 16 लेक्चर्स होंगे फ्रॉम लेक्चर 17 टू 32, उसके लिए भी मैंने जो डिज़ाइन किया है स्कीम ऑफ स्टडी, वो इस तरह होगी कि पहले 15 लेक्चर्स में यानी कि लेक्चर 17 से लेके लेक्चर 31 की कंप्लीशन तक हम अपने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स की स्टडी करेंगे। और जो लेक्चर 32 होगा, जो हमारा इंशाल्लाह आखिरी लेक्चर होगा, उसमें जितने भी डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट डिस्कस किए जाएंगे, मैं आपको उन तमाम की समरी प्रोवाइड करूंगा। आज हम अपने 15 लेक्चर जो पहले कंप्लीट कर चुके हुए हैं, उसमें हमने क्राइसिस मैनेजमेंट को ईच एंड एवरी एस्पेक्ट से अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। और आज के लेक्चर 16 में आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए उन तमाम A to Z डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट जो हमने पढ़े हैं, उनकी बेहतर स्टडी के लिए, उनकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आज के लेक्चर में मैं आपको उन तमाम मेन कंपोनेंट्स की समरी इंशाल्लाह दूंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, समरी में हम जिस तरह प्रीवियस लेक्चर्स में भी बात करते आए हैं कि क्राइसिस के कौन कौन से मेन फीचर्स हैं। क्राइसिस के जो मेन फीचर्स हैं, हमेशा याद रखें कि उसमें जो पहला फीचर है वो हमारा क्राइसिस की हैपनिंग की लो प्रोबेबिलिटी के हवाले से है। यानी कि क्राइसिस की हैपनिंग के चांसेस
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के परव्यू के हिसाब से, क्योंकि वो फंक्शनल होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही होती हैं, अपनी डिफरेंट एक्शंस को फॉर्मुलेट करके इम्प्लीमेंट कर रहे होती हैं, और उनका ज़्यादातर अंडरस्टैंडिंग अप्रोच या माइंडसेट ये हो सकती है कि चाहे किसी भी किस्म का क्राइसिस हो, उसका हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हैपनिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो लो है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका इम्पॉर्टेंट की फीचर है क्राइसिस का, अब अगर वो जो दो और हमने फीचर्स पढ़े थे कि क्राइसिस यूजुअली हैपेंड अब्रप्टली एंड वंस एंड व्हेनेवर दे हैपेंड अब्रप्टली दे कम अप विद द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज गिवन इन इट। उसमें क्या होता है, उस एलिमेंट ऑफ सरप्राइज में, जो कि एक और अहम चीज़ है, सरप्राइज में जब आप आ जाते हैं तो इम्पैक्ट भी आपके लिए बड़ा सरप्राइजिंग होता है कि अगर क्राइसिस ने लोएस्ट प्रोबेबिलिटी के बावजूद आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अटैक कर लिया तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, जो उसकी वजह से डैमेज होगा, जो उसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो उसकी वजह से रिलायबिलिटी, जो उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की रिप्यूटेशन, और उसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशनल वायबिलिटी क्वेश्चन हो जाती है या अफेक्ट हो जाती है या डैमेज हो जाती है, उसका इम्पैक्ट बहुत हाई भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट आवर ऑफ द हैपनिंग ऑफ द क्राइसिस में जो अपना इमेच्योर क्राइसिस रिस्पांस था वो बहुत अच्छा अगर रजिस्टर करा लिया है, वो बहुत टारगेटेड अगर आपने रजिस्टर कर लिया है, यानी कि रजिस्टर करने से मेरी मुराद ये है कि फॉर्मुलेट करके इम्प्लीमेंट कर लिया है, in that situation you would be having brighter chances for you to control the crisis with its impact at a lower scale। आप हाई इम्पैक्ट की बजाय उस क्राइसिस की सिचुएशन को रिजॉल्व कर लेंगे एट द लो इम्पैक्ट स्केल एज फार एज द पॉसिबल एंड पोटेंशियल डैमेज गिवन टू योर ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ द हैपनिंग ऑफ दैट क्राइसिस इज कंसर्न। डियर स्टूडेंट, इसी तरह आपने हमेशा याद रखना है कि क्राइसिस का एक और जो फीचर है, जो क्राइसिस मैनेजमेंट के हवाले से इमेच्योर क्राइसिस रिस्पॉन्स हो या मैच्योर क्राइसिस मैनेजमेंट मॉडल हो, इसकी बहुत अहमियत है। और वो क्या चीज़ है कि कॉज एंड इफ़ेक्ट जो है, इसका जो आपस में भी रिलेशनशिप है कॉज एंड इफ़ेक्ट का, एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में जब वो अटैक हो जाती है क्राइसिस से, तो उसकी जो कॉज एंड इफ़ेक्ट को लिस्ट डाउन करना है, डिफरेंट कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करना है, डिफरेंट कॉजेज़ और उनकी बेसिस पे जो पोटेंशियल इफ़ेक्ट्स हैं उसको आपने स्ट्रक्चर्ड लिस्ट में कन्वर्ट करना है। इस काम को सरअंजाम देना यूजुअली इतना सिंपल नहीं है। आपके पास सर्टन कॉजेज़ का अवेलेबल हो जाना बहुत बड़ी कामयाबी होती है, क्योंकि अगर आपके पास सर्टन एंड क्लियर कॉजेज़ मौजूद हैं तो उसकी बेसिस पे आपके पास जो पॉसिबल इफ़ेक्ट्स हैं वो भी बिल्कुल सर्टन और स्ट्रक्चर्ड होंगे। अगर कॉजेज़ सर्टन और स्ट्रक्चर्ड हैं, इफ़ेक्ट उसकी बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड हैं और सर्टन हैं, तो आपके लिए कंट्रोल मेजर्स, करेक्टिव एक्शंस, क्राइसिस मैनेजमेंट रिस्पॉन्स को फॉर्मुलेट करना और इम्प्लीमेंट करना ना खाली स्ट्रक्चर्ड और टारगेटेड हो जाता है, बल्कि एफर्ट की वेस्टेज बच जाती है,
जो आपके उस वक्त के लिए हुए डिसीजन हैं उनके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आने वाले 2, 6, 8 महीने, 10 महीने, साल, 2 साल, 10 साल तक आप कंज्यूम करते हैं। सो इस हवाले से आप हमेशा याद रखें कि कॉमनली और यूजुअली आइडेंटिफाइंग द एक्चुअल कॉजेज एंड इफेक्ट्स as a end result of the happening of a crisis usually remained uncertain or ambiguous actually. And at the same time जो एक और बहुत अहम फीचर है क्राइसिस की सिचुएशन का जो कि ऑर्गेनाइजेशंस फेस करती हैं वो डिफरेंशियल परसेप्शंस का है। ये जो डिफरेंशियल परसेप्शंस हैं एक इंडिविजुअल की परसीव करने की सलाहियत ये वेरी करती है एक ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे इंडिविजुअल से। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह जो हमारे हाथ में अल्लाह मियाँ ने ये जो 5 उंगलियां हमारी बनाई हैं ये अपनी लेंथ में और शेप में एक दूसरे से फ़र्क हैं, इसी तरह ही हर एक इदारे में एक इंडिविजुअल की सोच यूजुअली कॉमनली दूसरे इंडिविजुअल की सोच से ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, डिफरेंट हो सकती है। और इसी डिफरेंट माइंडसेट की बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंशियल परसेप्शंस इस्टेब्लिश होती हैं अबाउट द नेचर एंड द टाइप ऑफ द क्राइसिस विच योर ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन फेसिंग एट दैट टाइम। और उसी की बेसिस पे आपका जो लो प्रोबेबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग है अबाउट दी हैपनिंग ऑफ अ क्राइसिस, उसका जो इम्पेक्ट लेवल है, उसकी जो कॉज एंड इफ़ेक्ट की लिस्ट को सर्टन या एम्बिगुअस या अनएम्बिगुअस बनाना है, उन तमाम हवाला जात से ये डिफरेंशियल परसेप्शंस डायरेक्टली जाके इम्पेक्ट करती है in rating the sensitivity and the high impact of a crisis situation, or otherwise on the other side of the picture considering a crisis of the lowest possible magnitude and the lowest possible intensity and severity, and at the same time with the understanding of the low impact of the after effects of that particular threat which has been faced by that organization at that time. Dear students, इसी तरह जो की फीचर्स के बाद की एस्पेक्ट्स ऑफ अ क्राइसिस हैं जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुकी हैं, उसमें एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी हैज़ ऑलवेज बीन गिवन देयर। अनप्रिडिक्टेबल से मुराद है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एंटिसिपेट। you can as far as anticipation is concerned, yes, you can anticipate, but you cannot exactly predict. You cannot accurately predict when a crisis will hit your organization. आप एंटिसिपेट तो कर सकते हैं, आप गेस वर्क कर सकते हैं कि हो सकता है अगले 6 महीने में, 8 महीने में, 6 महीने की बजाय 2 महीने में you are anticipating that a big issue is going to be happening in your organization, but you cannot actually predict it with the exact timings of the happening of or the hitting of that crisis to your organization. आप certain नहीं हो सकते इस हवाले से, so unpredictable होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो की एस्पेक्ट है, क्राइसिस ऑलवेज वायलेट हाउ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक्सपेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन टू एक्ट। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मैंने शायद आपको किसी प्रीवियस लेक्चर में भी बताया, एक ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, जो उनसे डायरेक्टली रेलिवेंट होती हैं, वो तमाम लोग जो उस ऑर्गेनाइजेशन से फैसिलिटेट हो रहे होते हैं, दिस वे और दैट वे वो ऑर्गेनाइजेशन उनको सर्व कर रही है,
फॉर एग्जाम्पल, आप जिस भी शहर में रहते हैं, आप उस शहर के जिस भी टाउन में या कम्युनिटी में या जोन में रहते हैं, आपके एरिया में हो सकता है कोई एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो। उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो भी टारगेट मार्केट है, या इन इजी वर्ड्स या अदर राइट वर्ड्स, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स वो तमाम लोग हैं, उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स वो तमाम लोग हैं जो इर्द गिर्द के एरिया से, जो आसपास के छोटे शहरों से, छोटे उन सेटअप से जहाँ पे प्रॉपर हॉस्पिटल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, अगर वो तमाम लोग मेडिकेशन लेने वहाँ उसी मेन हॉस्पिटल में आते हैं, तो इन तमाम लोगों को हम उस हॉस्पिटल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। So constituent is actually be that representative body of an organization which have been receiving some facilitation or some service from that organization. And what happens in this key aspect of a crisis, that crisis usually violate how the constituents expect an organization to act in that crisis like situation. Different लोग different perceptions establish कर लेते हैं कि इस सूरत हाल में ऑर्गेनाइजेशन को शायद इस तरह रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। So dear student, another very important aspect of this, the key aspects of a crisis would be again like, violating the expectations creates angry constituents. और अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की एक्सपेक्टेशंस को वायलेट कर रहे हैं, तो इट वुड हैव बीन क्रिएटिंग द एंग्री एंड अनहैप्पी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. And so if this would have been happening, the angry constituents will be no longer remain happy with you. They would have been expecting something who will alter how they interact with an organization. After that, the way they would have been getting interacted with your organization will be a different proposition, will be a different ball game altogether. अगर इससे पहले आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि कस्टमर भी हो सकते हैं, स्टेक होल्डर्स भी हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, हो सकता है इससे पहले वो आपके साथ बहुत पोलाइट इंटरेक्शंस करते हों, बहुत हम्बल और एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप आपको और उनका मेंटेन हो रहा हो। लेकिन अगर क्राइसिस की सिचुएशन की बाद उनकी एक्सपेक्टेशंस वायलेट हो गई हैं आपके किसी एक्शन या क्राइसिस रिस्पांस की वजह से, तो अब जो उनका बिहेवियर होगा वो आप एक्सपेक्ट करें कि एक चेंज्ड बिहेवियर होगा। वो पहले की तरह हो सकता है पोलाइट या ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप जो है वो किसी और डायमेंशन में एंटर हो जाए। So dear student, the continuity of this key aspect of a crisis would have been providing us in this particular slide that crisis is a serious threat. क्राइसिस को आपने कभी भी अगर लाइटर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अगर उसको आप समझ रहे हैं कि इसके लिए मैं लेट इट गो की स्ट्रेटेजी मुझे फॉर्मुलेट करनी चाहिए, ये क्राइसिस जल्दी खुद ब खुद सेटल हो जाएगा, तो शायद आप गलत लाइन पे सोच रहे हैं। शायद की बजाय मुझे यहाँ यकीनन कहना चाहिए जो क्राइसिस आते हैं दे यूजुअली come along with the serious threats to your organization. And I told you before, my dear students, from organization point of view, the serious threat out of the happening of a crisis usually remain into the bracket of questioning an organization's operational viability, affecting the repute of that organization,
damaging the reliability of that organization, getting the financial stability badly affected of the organization as the end result of the high threat of a crisis which that organization has faced at that time, and differential perceptions. So crisis is a serious threat that can disrupt organizational operations, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और has the potential to create negative outcomes. अगर ये आपकी फंक्शनल या ऑपरेशनल वायबिलिटी को सीज नहीं कर रही, तो एटलीस्ट ये आपकी ऑपरेशनल वायबिलिटी को नेगेटिवली, सीरियसली, फोर्सफुली डैमेज या अफेक्ट कर सकती है. और ये जो नेगेटिव आउटकम्स होते हैं डियर स्टूडेंट, जब एक ऑर्गेनाइजेशन को किसी क्राइसिस की सिचुएशन में जो थ्रेट फेस करना पड़ सकते हैं, ये नेगेटिव आउटकम्स रेंजेस और इंक्लूड्स डेथ्स. इसमें आपके एम्प्लॉयज़ को डेथ एंड लाइफ तक की सिचुएशन फेस करना पड़ सकती है. इंजरीज इसमें आ सकती हैं, आपके कोई एम्प्लॉय ज़ख्मी हो सकता है, कोई स्टेक होल्डर ज़ख्मी हो सकता है, कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉमन कम्युनिटी ज़ख्मी हो सकता है. प्रॉपर्टी डैमेज, आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी या कोई वैल्यूएबल चीज़ें जो है वो डैमेज हो जाती हैं. नेगेटिव पब्लिसिटी, यानी कि आपका जो इमेज और रिप्यूट है, जो आपकी रिलायबिलिटी है अमंग योर कस्टमर्स, अमंग योर टारगेट मार्केट्स, अमंग योर स्टेक होल्डर्स, अमंग योर शेयर होल्डर्स, वो आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी शुरू हो जाती है. इसी तरह आपकी रिप्यूटेशन का लॉस या नुकसान हो सकता है, आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है. फाइनेंशियल और रिप्यूटेशन के लॉस के साथ साथ एनवायरमेंटल डैमेज आ सकता है. एंड डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर that this environmental damage might have been making you go face some legal action, because out of it you might have been polluting the whole environmental sanctity and the situation, which would have been damaging the cleanliness and the hygienic conditions of the environment. At the same time, if we continue our discussion on the key aspects of a crisis, an organization is in a crisis if key constituents perceive a crisis-like situation. ये मैंने आपको याद होगा स्टेटमेंट जब हम क्राइसिस मैनेजमेंट के शुरू के लेक्चर्स में क्राइसिस के की एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर रहे थे तब भी दी थी, लेकिन होपफुली 15 लेक्चर्स की कंप्लीशन के बाद आज जब हम अपने 16th लेक्चर में तमाम ऑलरेडी डिस्कस्ड डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ क्राइसिस की समरी को डिस्कस कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब आपके लिए जो क्राइसिस मैनेजमेंट मॉडल के एंटीसीडेंट कंडीशंस के बाद इंट्रिंसिक क्राइसिस और परसीव्ड क्राइसिस जो हमने दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट डिस्कस किए थे, उस हवाले से आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी तक बहुत क्लियर हो चुकी होगी. और यहाँ पे इस लाइन में, इस स्टेटमेंट में आपको ये बताया गया कि एन ऑर्गेनाइजेशन इज इन अ क्राइसिस इफ की कॉन्स्टिट्यूएंट्स परसीव अ क्राइसिस. अगर जो की कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन्होंने परसीव क्राइसिस कर लिया है, तो इसका मतलब है कि अब इमेच्योर क्राइसिस रिस्पॉन्स आना चाहिए. इसका मतलब है कि आपका वो इमेच्योर क्राइसिस रिस्पॉन्स टाइम के साथ विद इन फर्स्ट 24 आवर्स मेच्योर क्राइसिस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में कन्वर्ट होके, इम्प्लीमेंट होके आपको रिकवरी फेज की तरफ ले जाना चाहिए इसे. सो डियर स्टूडेंट्स, की कैरेक्टरिस्टिक्स, की एलिमेंट्स, की एस्पेक्ट के बाद अभी हम
की एलिमेंट्स ऑफ अ क्राइसिस को देखेंगे, जो कि कॉमनली नेचर में 3 है, जिसको हमने एक्सपैंड कर लिया 4th तक टू 3 एलिमेंट्स आर कॉमन टू मोस्ट डेफिनेशन ऑफ क्राइसिस। हम चाहे क्राइसिस की कोई भी डेफिनेशन ले लें, कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन ले लें, थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन ले लें, उस डेफिनेशन की ऑपरेशनलाइजेशन कर लें। हर डेफिनेशन, चाहे वो किसी भी एक्सपर्ट, चाहे वो किसी भी ऑथर, चाहे वो किसी भी टेक्स्ट बुक से ली जाएगी, हर डेफिनेशन में आपको ये 3 से 4 एलिमेंट तो लाजमी तौर पे मिलेंगे। और वो क्या क्या होंगे कि क्राइसिस की डेफिनेशन में जो पहला मेन एलिमेंट होगा वो एक ऑर्गेनाइजेशन को जो थ्रेट फेस करना पड़ रहा है उसके हवाले से होगा। A threat to the organization would be the first main element of all possible definitions, operational or theoretical definitions of the term of crisis. The second element, which must always remains available in all definitions of crisis given by any expert of crisis management, that definition must contain and must include in its justification the element of surprise into the definition of a crisis. कि क्राइसिस हमेशा अब्रप्टली हैपेंड होते हैं और इस वजह से उनमें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बड़ा ही सिग्निफिकेंट होता है। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज क्या है? आप ये सोचते हैं कि ये कैसे हो गया, इसका तो मैं अंदाज़ा भी नहीं कर सकता था, इस बारे में तो हमने सोचा भी नहीं था, इस बारे में तो हम बड़े कॉन्फिडेंट थे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का साइज चूँकि बहुत ह्यूज है तो हम तो डूब सकते ही नहीं हैं। बल्कि ये इस जो अभी मेरे मुंह से बात निकली है कि ह्यूज साइज वुड हैव बीन प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम दी फॉलिंग डाउन, ये हमने जब कुछ पढ़ी थी परसेप्शंस या मिथ्स अबाउट अ क्राइसिस फ्रॉम द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो हमने ये भी एक एलिमेंट डिस्कस किया था कि ह्यूज साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की वजह से आपको क्राइसिस फेस नहीं करना पड़ेगा तो उसका नेगेटिव डैमेज नहीं आएगा। मैं आपको यहाँ आज एक बिल्कुल डिफरेंट एग्जांपल दे देता हूँ इसी कंपोनेंट की। डियर स्टूडेंट्स, आज से 100 साल पहले, इससे भी ज़्यादा टाइम हो गया, समवेयर इन I actually don't remember the exact dates but I can quote you the whole incident actually। टाइटैनिक के नाम से एक बहुत ह्यूज बहरी जहाज बनाया गया था और उसके लिए ये कहा गया था कि इसका स्ट्रक्चर अपने ह्यूज नेचर की वजह से ये इतना बड़ा है, ये इसकी बॉडी इतनी बड़ी है, इसके अंदर ये कंपोनेंट हैं, ये वैल्यू फीचर हैं, ये चीज़ है और ये कहा गया था उस टाइटैनिक के लिए कि ये कभी डूब नहीं सकता, चाहे समंदर में जो भी सूरत हाल हो। जिस हद तक बड़ा क्राइसिस और डिफ़िकल्टी इसे फेस करना पड़ जाए, इट वुड बी सर्वाइविंग इजीली बट क्वाइट सरप्राइजिंगली। उस वक्त जब ये अपने पहले सफ़र पे चला टाइटैनिक, और उस वक्त के जो उमरा और रूसा और अमीर तरीन लोग थे, उन्होंने इसको एक स्टेटस सिंबल और सेफ 100% सेफ समझते हुए इससे ट्रैवलिंग को एंजॉय करने के लिए अपना सफ़र शुरू किया। और सरप्राइजिंगली ये अपने पहले ही सफ़र में टाइटैनिक मेट विद अ ह्यूज एक्सीडेंट और उसके रिजल्ट में ये जहाज़ गर्काब हो गया, ये जहाज़ डूब गया, जिसके बारे में ये कहा गया था कि ये अपने ह्यूज साइज़ की वजह से कभी भी इस हद तक चाहे जोन सा भी क्राइसिस इसे समंदर में फेस करना पड़ जाए, ये डूबेगा नहीं।
और वो अपने पहले ही सफ़र में डूब गया, जिससे बेशुमार कीमती जानों का भी नुकसान हुआ था, फाइनेंशियल डैमेज भी इंतहाई ज़्यादा था और सारा कुछ था। सो ऑलवेज रिमेंबर द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज वुड ऑलवेज रिमेन constantly and given on confirmation basis into the happening of a crisis faced by an organization. और इस सूरत में जो और नेक्स्ट एलिमेंट है कि एक क्राइसिस में लाजमी तौर पे थ्रेट होता है, ओके, क्राइसिस की सिचुएशन में लाजमी तौर पे सरप्राइज होता है। एक और लाजमी इसेंशियल एलिमेंट जो कि तमाम किस्म के क्राइसिस में हमेशा अवेलेबल रहता है, वो अवेलेबिलिटी ऑफ शॉर्ट टाइम होता है। आपने उस क्राइसिस सिचुएशन को शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में रिस्पॉन्ड करना होता है। आप अगर उसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे तो आप अपने लिए जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है उसका मैग्नीट्यूड और बढ़ा लेंगे, वॉल्यूम उसका और बढ़ जाएगा। आपके लिए परेशानी, या इन अदर वर्ड्स उसको जो उस क्राइसिस को रिजॉल्व करने की अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी थी, वो आपके कंट्रोल से निकल के ज़्यादा दूर आपसे चली जाएगी। जो आप कंट्रोल या रेजोल्यूशन ऑफ अ क्राइसिस 24 घंटे में करके रिकवरी की फेज़ में पहुंचना चाह रही हैं, हो सकता है वो 48 घंटे 72 घंटे में चली जाए। और जितनी देर तक कोई भी क्राइसिस प्रीवेल या एग्जिस्ट कर रहा होगा, उसका थ्रेट टू द ऑर्गेनाइजेशन उतना बढ़ता जाएगा, उसका हाई इम्पैक्ट डैमेज उतना प्रोलॉन्ग करता जाएगा, जिसकी वजह से आपको रिकवरी, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स का ट्रस्ट को डेवलप करके मेंटेन करके रिस्टोर करना कम्युनिकेशन प्रोसेस के थ्रू बहुत मुश्किल हो जाएगा और आपका लॉस बढ़ता जाएगा, चाहे वो ऑपरेशनल वायबिलिटी के हवाले से है, चाहे वो आपकी रिप्यूटेशन का है, चाहे आपकी रिलायबिलिटी का है, चाहे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हवाले से है। सो व्हाट आर यू एक्सपेक्टेड टू डू एक्चुअली in a crisis situation? You have to respond spontaneously, urgently, immediately, quickly and at earliest possible time. इससे आप तमाम जो उसका इम्पैक्ट है उस हाई इम्पैक्ट को लो इम्पैक्ट लेवल पे कंट्रोल कर लेंगे। Another element which is equally important given in all types of crises faced by any type of organization would be the very sensitive need or the requirement of the change. आपको चेंज को इनकॉर्पोरेट करना है अपनी प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर, अपने कंट्रोल मेजर्स के अंदर, अपनी क्राइसिस मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के अंदर। और ये चेंज जो है इट वुड बी फॉर द सेक ऑफ द इम्प्रूवमेंट ऑफ योर ओवरऑल मेजर्स ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू अ क्राइसिस लाइक सिचुएशन। सो डियर स्टूडेंट, इसी हवाले से एक हमारे पास कॉज थ्योरी है अबाउट द क्राइसिस। एंड व्हाट इज दिस कॉज थ्योरी? Cause theory is actually a mathematical approach to modeling patterns of non-linear, non-independent behaviors of dynamical systems. आपके जो behaviors हैं, behavior हमारी ये cause theory में आपको किस लिए ऐड कर रहा हूँ कि जो हमने बात की थी कि cause and effect का जो relationship है, एक क्राइसिस के थ्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेसिफिक थ्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में वो कॉज एंड इफेक्ट को एनालिस्ट करना यूजुअली अनसर्टन रहता है।
एम्बिगुअस होता है, क्लियर नहीं होता। यही बात हम यहाँ कर रहे हैं कि नॉन इंडिपेंडेंट बिहेवियर्स ऑफ डायनामिकल सिस्टम्स है। इट इज़ नॉट पर सी अ फिलोसॉफिकल सिस्टम ऑफ पैराडाइम, ये इतना स्ट्रक्चर्ड नहीं है। एंड कॉज थ्योरी इज अबाउट द फ्रैक्चरिंग ऑफ पैटर्न्स। डिफरेंट पैटर्न्स जो हैं, जो आपकी कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है, वो फ्रैक्चर्ड होते हैं, वो डैमेज्ड होते हैं। एक का लिंक दूसरे से डेवलप नहीं हो रहा होता कॉज एंड इफेक्ट के हवाले से, बट इट इज आल्सो अबाउट हाउ दैट कलेक्शन ऑफ पीसेस सॉर्ट्स इटसेल्फ आउट। उन छोटे छोटे पीसेस को आप किस तरह कलेक्ट करके सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। That coming back together again is what makes cause so interesting. आपने रिकवरी करनी है, आपने कॉन्फिडेंस को स्टोर करना है अपने स्टेक होल्डर को, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टास्क होती है। एंड वाई इट एंड कॉज थ्योरी इज सो इम्पॉर्टेंट टू यू, दिस इज हाउ it would be a mathematical point of view justification of you for your whole effort of immature crisis response, which would be further converted appropriately into a mature crisis management strategy. देन डियर स्टूडेंट, एक और पहलू जिसको हमने आज तक ये डिस्कस किया है कि आपके पूरे क्राइसिस मैनेजमेंट मॉडल में, जिसमें आपने परसीव्ड क्राइसिस के बाद इमेच्योर क्राइसिस रिस्पांस दिया था, जो कि ग्रेजुअली कन्वर्ट हो जाता है मैच्योर क्राइसिस मैनेजमेंट प्रोसेस में, उसमें जो कम्युनिकेशन है वो बैकबोन की हैसियत रखता है। उसकी इम्पोर्टेंस रीढ़ की हड्डी वाली है, उसी ने आपको चलाना है, उसी ने आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। उस हवाले से जो क्राइसिस कम्युनिकेशन है और उसमें कौन कौन से कोर कैपेसिटी कंपोनेंट्स हमने देखे हैं, उनको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं दोबारा। सबसे जो क्राइसिस कम्युनिकेशन है, इसमें आपको प्लानिंग के थ्रू ये क्राइसिस कम्युनिकेशन करना होती है। उस प्लानिंग में जो कोर कैपेसिटी कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस करना है, और ऑब्वियसली दिस डिस्कशन विल बी एक्सरसाइज्ड आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग ऑल दोज कंपोनेंट्स वन बाय वन। इसमें क्या होता है, प्लानिंग 4 डायमेंशन को सामने रख के फॉर्मुलेट की जाएगी। नंबर 1, ट्रांसपेरेंसी एंड अर्ली अनाउंसमेंट ऑफ अ रियल और पोटेंशियल रिस्क। आप अपने स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट जितना जल्दी कर लेंगे, एक पोटेंशियल रिस्क और रियल पोटेंशियल रिस्क की हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी को आप उस हद तक अपने आप को और अपने स्टेक होल्डर्स को नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द थ्रेट गिवन इन वन क्राइसिस उससे बचा लेंगे या मिनिमाइज कर लेंगे। इसी तरह एट द सेम टाइम डियर स्टूडेंट्स, public communication coordination would have been seeing and showing its sensitivity in this whole process। जो इस कम्युनिकेशन के दौरान पब्लिक कोऑर्डिनेशन है, उसमें एक अहम रोल मीडिया चैनल्स प्ले कर सकते हैं। आपने जो भी अपने कम्युनिकेशन चैनल्स फॉर्मुलेट किए हैं और डिफरेंट मीडिया ग्रुप्स के साथ जो आपकी रिलेशनशिप चल रही है और फैक्ट्स एंड फिगर्स आप उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसकी बेसिस पे आप कम्युनिकेशन में पब्लिक कोऑर्डिनेशन की वैलिडिटी को, कंट्रीब्यूशन को एनहांस करके यू कैन कम अप विद अ जेन्युइन crisis resolution through this crisis communication. The third important aspect from this planning point of view is about the dimensions of information including media relations। कि आपने कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस को एक्नॉलेज किया,
डिफरेंट कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया। अब ये जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं इसकी डायमेंशंस क्या क्या हो सकती हैं, यहाँ पे आपको इस चीज़ का भी इंतहाई अहमियत के साथ ख्याल करना है। एंड देन very important thing, in your complete total planning you have to keep on listening to the valuable insight given by other people through dialogue। आप अपने आप को इस चीज़ की मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट की एफर्ट में और प्रोसेस में कंप्लीट अथॉरिटी अगर समझेंगे और किसी दूसरे की इनपुट को नहीं लेंगे तो शायद आप एक मिस्टेक कर रहे होंगे, क्योंकि उस सूरत हाल में क्राइसिस की सिचुएशन में जो डायरेक्ट अफेक्टीज और इन्वॉल्व लोग होते हैं वो भी अपने अपने तजर्बे, अपने अपने रिस्क असेसमेंट की बेसिस पे सम टाइम आपको बहुत वैल्यूएबल इनपुट दे सकते हैं फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्राइसिस। सो in your whole planning phase it is strongly suggested and advised to stay open and listen through the dialogue and register any valuable input coming from somebody who is directly affected or might be affected indirectly। So dear students, 5 communication failure, ये भी मुमकिन है कि जो आपने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा आपने इसमें से कोई काम नहीं किया या कोई काम प्रॉपर तरीके से नहीं किया। इसके साथ साथ और भी हमारे पास 5 कम्युनिकेशन फेलियर्स या मिस्टेक्स हो सकती हैं विच विल किल योर ऑपरेशनल सक्सेस। अब ये 5 कम्युनिकेशन फेलियर्स कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर 1, मिक्स्ड मैसेजेस चल रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा। मिक्स्ड मैसेजेस की कम्युनिकेशन की वजह से एंजाइटी, पेन और एंगर ही एनहांस होगा, आप सूरत हाल को काम नहीं कर सकेंगे। सो अवॉइड मिक्स्ड मैसेजेस फ्रॉम मल्टीपल एक्सपर्ट्स। There must be an appointed somebody who would only and only have been communicating with the stakeholders regarding the happening facts and figures, your measures, intensity of the crisis and the threat given in it के हवाले से एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव कम्युनिकेट कर रहा हो। Then if otherwise your that information would have been communicated or released at a late time। आपने अगर टाइमली फैशन पे कम्युनिकेट नहीं किया, अगर आपने टाइमली मैनर में मैसेज को कन्वे नहीं किया, आपकी मैसेज की कम्युनिकेशन लेट हो गई है तो इससे भी आपको नुकसान होगा। इसको आपने कम्युनिकेशन फेलियर की एक मेजर कॉज समझना है और इसको किस तरह ट्रीट करना है कि कम्युनिकेशन टाइमली मैनर में होनी चाहिए। एंड देन पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड, अगर आपने अपने आप को इस कम्युनिकेशन में ओपन नहीं रखा लेकिन एक डोमिनेटिंग सी आपने इसमें कम्युनिकेशन की है कि पैटर्नलिस्टिक है, आप सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन में ओपन नहीं रह रहे बल्कि ऑल द टाइम यू आर कमिंग अप विद द एडवाइसेस, you are coming up with the orders, you are coming up with the guidelines, what to do, this to do and this must not to be done. If you would have been maintaining a paternalistic communication in spite of open communication, then it must have been considered a communication failure by you. Number 4, your communication is not countering rumors and myths in real time। ये भी एक कम्युनिकेशन फेलियर होगा कि उस वक्त क्राइसिस की सिचुएशन में जो रूमर्स और मिथ्स ट्रैवल कर रही हैं,
among the stakeholders or shareholders or affected parties, अगर आपने उन रूमर्स की अगेंस्ट एक प्रोटेक्टिंग शील्ड ना लगाई, उनको आपने ब्लॉक ना किया, तो तब ये जो नॉइज क्रिएट हो रही होगी थ्रू दैट रूमर्स एंड मिथ्स वुड हैव बीन डैमेजिंग योर होल कॉज ऑफ गोइंग फॉर द क्राइसिस मैनेजमेंट प्रोसेस. सो आपने अपनी कम्युनिकेशन फेलियर को अवॉइड करना बाय रिमूविंग myths or any rumor through your communication, which must be delivered well in time. The fifth communication failure would be the public power struggles and confusion. जब भी आप ये करेंगे कि पब्लिक पावर को गेन करने के लिए आप स्ट्रगल कर रहे होंगे या उसके थ्रू कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, तो इट वुड अगेन हैव बीन सर्विंग एज अ नॉइज, एज अ बैरियर, as a blockage in your whole communication process, which would be serving as a cause of communication failure. Dear students, अभी जो डिसीजन मेकिंग का पहलू था हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट मॉडल में, पर्टिकुलरली इन अ क्राइसिस सिचुएशन, वो मैंने आपको पहले ये बताया था कि जो आप आम सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग करते हैं वो डिफरेंट होती है उस डिसीजन मेकिंग से नेचर में, टाइप में, इंटेंसिटी में, आफ्टर इफेक्ट्स के हवाले से, जो कि वो डिसीजन जो आप क्राइसिस की सिचुएशन में टेकअप करती हैं. इनमें आपको क्या होता है, ये जो डिसीजन मेकिंग है इन अ क्राइसिस, ये किस तरह डिफरेंट है कि इसमें पीपल सिंप्लीफिकेशन वुड हैव बीन अ बिग इशू फॉर यू, and it is going to cling the current beliefs of your stakeholders or the shareholders or the affected parties, and then it is always be given like that. We remember what we see previously. अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और अगर आप यहाँ पे थोड़े से एरोगेंट और रिजिड हो रहे हैं एज अ मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ मेंट टू रिजॉल्व दैट क्राइसिस वेरी एफिशिएंटली एंड क्विकली, अगर वो ये कहेगी ऐसे मौके पे अपनी कम्युनिकेशन में कि जो पहले पास्ट में हुआ था हमें वो भी याद है, तो आप बजाय इस करंट सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए अगर पास्ट के सिचुएशन को कन्वे कर रहे हैं तो यू आर डूइंग नो गुड टू योरसेल्फ और टू योर ऑर्गेनाइजेशन. एंड देन people limit intake of new information, 3 to 7 bits रह जाती है. अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन की जो इनटेक है वो भी क्राइसिस की सिचुएशन में लिमिट करके सिर्फ 3 to 7 बिट्स रखेंगे तो आप अपने चांसेस को as far as resolving that crisis instantly, efficiently and effectively is concerned, आप उन chances को और कम कर लेंगे. So dear students, another very important aspect regarding that in the whole process of the crisis management model was related to the risk assessment and risk perception. We have discussed this briefly and previously in complete detail कि risk assessment would always be serving as a very important component of your total crisis management model. जो आपकी इनिशियल perceived crisis की सूरत हाल होती है, in that you have to assess the risk completely, logically, scientifically and quantifiably to earn something meaningful out of it.
as it would have been helping in the development of your risk perception. ये risk assessment और risk perception collectively आप convey करते हैं into the form of risk communication, और ये जो risk communication है it would have been further taking you towards the full-fledged crisis management model on the basis of the management of the risk which you would have to come up with at that particular time. Dear students, it would have been taking you to the next step of the development of trust in a crisis-like situation into the form of the recovery stage, earning as early as possible for you. Trust is the public perception. ट्रस्ट होता क्या है, जो कि ट्रस्ट के हवाले से आप याद रखें डियर स्टूडेंट्स, क्राइसिस की सिचुएशन में आपने ट्रस्ट को डेवलप करना है, अपने स्टेक होल्डर्स को मेंटेन करना है और रिस्टोर करना है। किन एरियाज में, किन पहलुओं से? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर मोटिव्स, from the point of view of your honesty, which must become reflective in your practices, and the skillfulness of your crisis management team. ये मोटिव से यहाँ पे हमारी मुराद है कि are the risk manager acting genuinely to safeguard my health? कि आपके जो स्टेक होल्डर की ट्रस्ट की बात है, स्टेक होल्डर की अगर ये परसेप्शन डेवलप होगी कि यस, ये जो रिस्क मैनेजर हैं ये अपनी मैक्सिमम एफर्ट इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं हेल्थ की मेरी सिचुएशन को अपग्रेड करने के लिए, तो उनका ट्रस्ट इस्टेब्लिश्ड होगा। और देन वी हैव टू टॉक अबाउट द ऑनेस्टी ऑफ योर रिस्क मैनेजर्स। आर द रिस्क मैनेजर होल्डिंग बैक इंफॉर्मेशन? कि क्या वो इंफॉर्मेशन जो रिस्क मैनेजर काम कर रही हैं, जो करेक्टिव मेजर्स लेके आ रही हैं, उसके हवाले से वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मुझ तक कम्युनिकेट कर रही हैं, या उसमें से उसका कुछ कंपोनेंट को वो अपनी हद तक होल्ड कर रही हैं? एंड देन your questions regarding your skill pool actually. Are the risk managers skilled enough to do the job in a right manner, efficiently, effectively and in a timely fashion? ये क्वेश्चन भी अगर यस इसका रिस्पॉन्ड आ रहा है, अगर इसका जवाब पॉजिटिव प्रोपोजिशन में है, तो आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका ट्रस्ट ना खाली आप बिल्ड करके मेंटेन कर लेंगे बल्कि सस्टेन भी करेंगे ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ रीचिंग एट द रिकवरी स्टेज. सो डियर स्टूडेंट्स, it will have been taking us to the next important topic of the risk communication principle for emergencies. एमरजेंसी की सिचुएशन में जिसमें सरप्राइज का एलिमेंट है, डियर स्टूडेंट्स, उसमें आपको किस तरह कम्युनिकेशन करनी है. आपको एमरजेंसीज की सिचुएशन में गुड एंड बैड सिचुएशन के पर्सपेक्टिव में कम्युनिकेशन करनी होती है. व्हेन फॉर एग्जांपल द न्यूज़ इज गुड, state continued concern before stating reassuring updates. जब भी अच्छी न्यूज़ आती है तो स्टेट कंटिन्यू करती है अपने कंसर्न को बिफोर स्टेटिंग रीअश्योरिंग अपडेट्स, विच इज़ अगेन गोइंग टू बी ऑन पॉजिटिव साइड. और ये किस तरह हो सकती हैं, इसकी दो एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने कोट कर दी हैं इन स्टेटमेंट्स की. वो स्टेटमेंट इस तरह भी आ सकती है, although we are not out of the woods yet, कि हम अभी तक उस ख़तरे में हैं, उस परेशानी में हैं, उस क्राइसिस में हैं, but we have seen a declining number of cases each day this week. लेकिन इस हफ्ते हर दिन जो डिक्लाइनिंग नंबर है उस क्राइसिस के नेगेटिव इम्पैक्ट का वो बहुत विजिबल है.
इसी तरह आप ये बात इस तरह भी कर सकते हैं which would be varying या different होगी from situation to situation, that although the fires could still be a threat, but still we have them 85% contained. हमने 85% काबू पा लिया है ये जो फायर की सिचुएशन है. सो डियर स्टूडेंट, यहीं पे रिस्क कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स फॉर एमरजेंसी आपको अलाउ अलाउ भी करती हैं एज द स्टेक होल्डर ऑफ द होल सिचुएशन. In this, what you have to do to allow people the right to feel fear, and don't pretend that they are not afraid actually, and don't tell them that they should not be. It would become really unnatural कि आप क्राइसिस की सिचुएशन में हैं और उनको कह रहे हैं कि आप खौफज़दा ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है. इसी तरह acknowledge their fear and give contextual information which would be helping them put themselves out of that fearful situation. 6 principles जो हमने पहले भी पढ़े थे, I would have been giving you the quick summary of all that, और इसको आप consider करें the summary or the summation of our whole understanding of the contents of crisis management. पहला principle क्या था? Be first. If the information is yours to provide by organizational authority, do so as early as possible. If you can't, अगर आप ये नहीं कर सकते, then explain how you are working to get it. आपको अगर उस वक्त ये एक्सप्लेन करना मुश्किल हो रहा है, even then you have to inform for the development of the trust of your stakeholders कि which way you are putting your effort to get it. Then be right. राइट आपने बात करनी है, आपने ओवर प्रोमिसिंग नहीं करनी. गिव फैक्ट्स इन इंक्रीमेंट्स. ओके, डू इट लाइक दैट. टेल पीपल व्हाट यू नो व्हेन यू नो इट. जब आपको पता चला, टेल देम व्हाट यू डोंट नो. आपको किस चीज का पता नहीं है. एंड टेल देम if you will know any relevant information later, it would be communicated instantly to you. And after that, by being right, you are expected to be credible in your whole communication process for the crisis management approach. And be credible by telling the truth. हमेशा सच बताएं, एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करें. डू नॉट withhold to avoid embarrassment or the possible panic. कोई इंफॉर्मेशन इसलिए होल्ड या अवॉइड या ब्लॉक मत करें कि उससे आप अपनी या दो लोगों की एम्बेरसमेंट को अवॉइड करना चाहते थे या पैनिक की सिचुएशन को अवॉइड करना चाह रही हैं, विच यूजुअली हैपन सेल्डम. एंड देन अनसर्टेनिटी, जो अनसर्टन या एम्बिगुअस सूरत हाल होती है, इज़ इवन वर्स देन नॉट नोइंग. अगर आपको किसी भी चीज़ का पता नहीं है, इग्नोरेंस इज़ ब्लेसिंग, वो बेहतर है. बट अगर आपको आधा पता है और आधा नहीं पता, तो आप तो सिर्फ रूमर्स पे और गेस वर्क पे काम करेंगे. सो uncertainty is worse than not knowing. Rumors are more damaging than hard truths. All very simple और बड़े खूबसूरत अल्फाज में लिखा है कि रूमर ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, ज़्यादा इनका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है as compared to the damage which you would have been suffering out of knowing the harsh truths actually. So dear student, then express empathy in your whole communication process. Acknowledge in words what people are feeling.
It will help you in the development and in the building and into the maintenance and into the sustainability of trust among your stakeholders. Then go and promote your actions actually. Give people things to do. उनको कुछ आप engage और involve कर लें. It would help you calm their anxiety and help restore order. आप उनकी एंजाइटी को किसी हद तक कम कर लेंगे और चीज़ों को एक ऑर्डर्ड मैनर में रिस्टोर कर लेंगे. And then principle number 6 is all about showing, exhibiting, conveying respect. Treat people the way you want to be treated yourself. आप जिस तरह अपने आप को ट्रीट करना चाहते हैं या ट्रीट होना चाहते हैं इन केस ऑफ अ क्राइसिस सिचुएशन, बिल्कुल वही राइट आप उन स्टेक होल्डर्स को दें, उन अफेक्टेड ग्रुप्स को दें जो उस वक्त अफेक्ट हो चुके हुए हैं. द वे यू वांट योर लव्ड वंस टू ट्रीटेड, जिस तरह आप ये चाहते हैं कि आपके लव्ड वंस को ट्रीट किया जाए, इसी तरह उनके लव्ड वंस को भी आपने उसी तरह पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ एक रिस्पेक्टेबल, एमिकेबल और हेल्पफुल एटीट्यूड के साथ ट्रीट करना है. क्या इवन व्हेन हार्ड डिसीजंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ये जो आपकी रिस्पेक्ट शो करना, आपका एमिकेबिलिटी और हेल्पिंग एटीट्यूड कंसर्न का एक्सप्रेस करना है, ये आपने इवन उन कम्युनिकेशंस पे भी मेंटेन करना है जिसमें आप अपने हार्श डिसीजंस को कम्युनिकेट कर रहे हैं. डियर स्टूडेंट, इसी हवाले से बीच में हमने इश्यूज मैनेजमेंट पे भी बात की थी. इसमें बेसिक अजम्पशंस कुछ हमने टेकअप की थी विच सेज लाइक दैट इश्यूज कैन बी आइडेंटिफाइड अर्लियर, completely, and reliability. Remember, here I am not talking about the crisis management, I am talking about the issues management. Early anticipation widens the range of options. Early anticipation permits the proper understanding for that. Early anticipation permits a positive orientation for that. Early identification helps you identify the key stakeholders. Early identification will provide you the possible opportunities for the organizations to supply information about the issues earlier. And then elements of a crisis. Dear student, एक crisis के क्या क्या main elements हैं? 3 elements are commonly found in a definition of crisis, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. It always comes along with the threat to the organization. Element of surprise must have always been given in it. Short decision time is available to you, and it always suggests you go bring a change. Competition versus conflict क्या था? It is important to understand the difference between the two because competition or conflict में nature different है. Competition can be defined as when 2 or more groups or organization vie for the same resources. In business, these resources could be the total sales volume, your market share, your contracts, the employees of your organization, and ultimately the total profit which you would have been generating. In the non-profit sector, the competition might be donations, grants, clients, volunteers, and even political influence. And then we have also discussed in our previous 15 lectures the 6 phases of crisis management, and that was signal detection के point of view से था, and SDM for any crisis, building on existing databases, integration,
types of signals and noises given in those signals, then blockers for the signals, and then transmitted to home, actions by the receiver, and internal assassination team exercises. Emergency planning should always ensure student and staff safety, establish a predetermined plan of action with its focus on the response versus sources of crisis, then identify trained emergency responders. They can be counted on to act, not for the freezing up. Then try minimize damage, loss of facility or use, and then try to provide ongoing support for students, staff, and parents. And this crisis management infrastructure now must have been providing you with the incident command. Communication or crisis command centers must be established. Roles and responsibilities must be clearly defined from the point of view of who is organizing what, who is our main spokesperson, who are going to be the volunteers standing besides you in this crisis situation, equipment and food and media and their areas of operationality. Then key features of crisis again: low probability, high impact, uncertain, ambiguous cause and effect, and differential perceptions. High-level threats include safety, health, environment, and national security. 3 criteria of success were related to organization capacity restoration. If it happens, yes, okay, very good. Have losses been minimized? Yes, excellent success outcome. Have lessons been learned? And even if the answer of this question is yes, it is going to be the main significant successful outcome. With this, dear students, thank you all really very much. आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने क्राइसिस मैनेजमेंट के हवाले से फर्स्ट 16 लेक्चर में क्राइसिस मैनेजमेंट के एक एक पहलू को डिस्कस करके अच्छी तरह समझ लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आई बिलीव कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसी अल्लाह की मदद के साथ हम अपने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स को भी अच्छी तरह कवर कर लेंगे। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।